हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एमपीसी 006 पेपर के लिए ये जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है इसमें आज आप देख सकते हैं हम काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन क्रिटिकल वैल्यूज के साथ करेंगे। इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड वीडियो है सीरीज का जो भी हम फ्रेश सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी फ्रेश या पुराना नहीं होता क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं तो उनकी प्रैक्टिस तो आपको करते ही रहना है। तो यानी कि जो हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट है जो इस पर बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसमें भी इन सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए सम्स हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर एक एक ही सम थे तो जरूरत थी कि अब और ज्यादा न्यूमेरिकल्स को हम प्रैक्टिस करें, तो ये एक और सीरीज है जिसमें आप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ये जो न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे ये हमारा होमवर्क है क्लास 1 का, यानी ये जो सेकंड क्लास आज आप पढ़ रहे हैं इससे पहले जो आपने क्लास 1 में अंडरस्टैंड किया था कि हाइपोथेसिस कब लिखनी है कब नहीं, उस टॉपिक को भी मैं यहाँ कनेक्ट करूंगी। बहुत सारी चीजें प्रीवियस वीडियो से कनेक्ट होंगी तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखकर आए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है काई स्क्वायर का, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता नहीं है, बट यू नेवर नो, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए कि काई स्क्वायर में भी क्रिटिकल वैल्यूज गिवन हो तो कैसे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब हम प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखते हैं कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन मैंने इंटेंशनली ये डाला है यहाँ पर क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको वो चीज भी समझानी है जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा के आई थी। ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, कमेंट में था, कमेंट में जो मैंने इस क्वेश्चन को डाला था वहां पे पिन करके, जिससे कि आप में से सभी लोगों ने वहां पे आंसर्स को दे सके अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। लेकिन आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बहुत जरूरी है रीडिंग करना, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। A research was carried out in which the students of GK and EVS were asked to express their preference for lecture method and group discussion method। दो मेथड हैं जिसके लिए GK और EVS के स्टूडेंट से उनको अपनी प्रेफरेंस एक्सप्रेस करनी थी। The data obtained is given below, यहाँ पे दिया हुआ है। Find out if the preference for a method is dependent on the subject taken by the students। ये है हमारी मेन लाइन जिसमें हमें समझना है। एक्चुअल में ये हमारी मेन लाइन है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा जब क्रिटिकल वैल्यू गिवन होंगी। तो हो सकता है यहाँ पे तो बहुत बड़ी स्टोरी बना के दी हुई है, हो सकता है डायरेक्ट पूछ लें कि दो टाइप के डेटा हमें दिए हुए हैं और दोनों टाइप के डेटा के बीच में कैसे हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि कोई डिफरेंस है या नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अब इन्होंने उसी तरीके को चेंज किया है जो मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था आपको कि फाइंड आउट इफ द प्रेफरेंस फॉर अ मेथड इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट टेकन बाय द स्टूडेंट। मतलब दो चीजों की यहाँ पे बात हो रही है, प्रेफरेंस जो हमें यहाँ दी गई है और जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में लिंक हमें बताना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई लेकिन काम वही करना है, नल हाइपोथेसिस बनानी है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके का कोई स्टेटमेंट यूज हुआ है तो बहुत ही जरूरी है कि हमें उसमें जो है हाइपोथेसिस फॉर्म करनी होगी, लास्ट में टेस्टिंग भी करके दिखानी होगी कि हाइपोथेसिस ट्रू हुई, फॉल्स हुई, रिजेक्ट हुई, क्या हुआ। साथ ही साथ हम क्वेश्चन में ये भी देखेंगे, इसको भी हम मिस नहीं कर सकते, कि यहाँ पर हमें क्रिटिकल वैल्यू गिवन है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में होगा तो आपको अपने जो एग्जामिनेशन में आपके हॉल में जो होते हैं आपके इन्विजिलेटर्स, उनसे किसी तरीके की कोई टेबल नहीं मांगनी है। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के साथ आपको एक टेबल भी मिलती क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए काई स्क्वायर के लिए। लेकिन क्योंकि ये गिवन है तो आपको कोई टेबल की जरूरत नहीं है क्योंकि टेबल से ही निकाली हुई वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का। लाइट कलर ले लेती हूँ, आप में से किसी ने प्रीवियस काई स्क्वायर के क्वेश्चन में कहा था मैम रेड कलर मत यूज करिएगा। स्टेप 1 है राइटिंग हाइपोथेसिस। तो हम यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखेंगे, जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे स्टेप 1, इस तरह से लिखना होता है आपको स्टेप वाइज। स्टेप 1 हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, मेरे साथ आप भी लिख लीजिए। अगर आपने सॉल्व किया था तो बहुत अच्छी बात है, चेक कीजिएगा अगर आपने ऐसा ही किया था जैसा मैंने किया है या नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, दो हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, एक तो नल हाइपोथेसिस होगी, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। नल हाइपोथेसिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H0 से लिखेंगे नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस हो या फिर ऑल्टरनेटिव हो H1, दोनों के लिए जो स्टेटमेंट बनेंगे ना वो क्वेश्चन से बनेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम क्या लिखेंगे। हमसे जो पूछा गया है ना उसी के बेसिस पे हम बनाएंगे। देखिए आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया है
कि इफ द प्रेफरेंस फॉर अ मेथड इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट, तो जब नल हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं तो हमेशा किस तरह से लेते हैं, नेगेटिव सेंस में लेते हैं, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट। तो नल हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे कि द प्रेफरेंस फॉर अ मेथड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं, द प्रेफरेंस, याद रखिएगा क्या था प्रेफरेंस, मुझे फिर से देखना पड़ेगा, फॉर अ मेथड is not dependent on the subject। ये तो हमारी बन गई नल हाइपोथेसिस। अब जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा इसकी उल्टी होती है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी के साथ हम लिख लेंगे द प्रेफरेंस फॉर अ मेथड is dependent on the subject। ठीक है, ये हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन हो गया ऑन द सब्जेक्ट। करेक्ट, यहां तक चीजें क्लियर है। पहला स्टेप था कैसे हमने हाइपोथेसिस बनाई, आपके लिए इजी हो गया कि प्रेफरेंस फॉर अ मेथड इज नॉट डिपेंडेंट, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई, एंड प्रेफरेंस फॉर अ मेथड इज डिपेंडेंट, ये हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ, कुछ प्रिपरेशन मैंने की है जस्ट टू सेव योर टाइम। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमारी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा जो आप मेथड में जानते हैं, राइट। अब हम देखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू टेबल हमें बनानी है, तो हमारा जो स्टेप 2 है यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि मैंने एक ही स्क्रीन पर ही करना चाहा है, क्योंकि यहीं से चीजें यहाँ और यहाँ से चीजें यहाँ आएंगी। आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो एक के बाद एक नीचे नीचे आराम से कर लीजिएगा। ये बहुत बच्चों वाली बात बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है बतानी चाहिए ऐसी बातें भी। तो स्टेप 2 क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू टेबल, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 2 ऑब्जर्व्ड वैल्यू टेबल। ओके, अब क्या करेंगे, आपको पता है पहले तो क्वेश्चन में से देख के ये वैल्यूज को फिल कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या थी, 3, 5, 12, 8, 3, 5, 12 और 8। अब हम इधर से टोटल और इधर से टोटल करेंगे, यहां से टोटल और यहां से टोटल करेंगे, और फिर ग्रैंड टोटल यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8 और 5 13, और यहाँ पे जो टोटल है वो हो जाएगा 28। ओके, ऑब्जर्व वैल्यू टेबल कंप्लीट करने के बाद आएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल के लिए क्विकली लिख लेते हैं स्टेप 3, ये है हमारा स्टेप 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल कैसे बनती है, कैसे निकलती हैं इसमें चीजें। हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, यानी ये जो ओरिजिनल स्कोर थे 3, 12, 5 और 8, इनके लिए हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखनी है। उसका तरीका क्या होता है, हम 3 के दोनों तरफ देखेंगे, 3 के ठीक सामने टोटल है 15 और 3 के ठीक सामने टोटल है 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 8, आप इसे चाहे तो रफ में कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल विच इज 28। ओके, यहाँ पर आपका जो सेकंड है 12, 12 की जगह पर तो हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं, 12 के ठीक सामने है 20, यहाँ पे ठीक सामने है 15 और ग्रैंड टोटल है 28। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करने के लिए अब हम एक नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ये एग्जामिनेशन में अलाउड होता है, तो इसको आपको लेकर जाना होगा, पता ही होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे 4 कॉलम्स में वैल्यूज लिखेंगे। आप चाहें तो इसको रिपीट कर सकते हैं एक बार ऐसे वैल्यूज लिख के डिवीजन में और फिर कैलकुलेशन कर दें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी क्योंकि हमें पता है 15 इंटू 8 बाई 28 की वैल्यू इस जगह पर आएगी, तो उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके, तो फटाफट से कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास में। हमारे पास आएंगी 4.28, यहाँ पे आएगा 4.28, 10.70, ये मैंने वैल्यूज निकाल ली हैं आपको टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए। उसके बाद 3.71, 3.71 और लास्ट है हमारे पास वैल्यू 9.28। ठीक है, ये वैल्यूज कैसे आई हैं क्लियर है आपको। अगर इस वाले 4th नंबर पे यानी इस जगह पर हमें वैल्यू निकालनी है तो इसके ठीक सामने 13 है, इसके ठीक सामने 20 है, 13 मल्टीप्लाइड बाय 20
डिवाइडेड बाय 28, तो यहाँ पे 9.28 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लिखेंगे चारों, एक्सपेक्टेड वैल्यूज लिखेंगे चारों। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, यही है जो हमने पहले यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी। तो जिस भी सीक्वेंस में आप लिखेंगे, अगर आप 3, 12, 5, 8 लिखते हैं, चलिए ऐसे लिख लेते हैं 3, 12, 5 और 8। तो अब हमें इस वाले कॉलम में भी इसी तरीके से चलना होगा ब्लॉक में, यानी 4.28, उसी के करस्पॉन्ड हम चलेंगे, 10.70, फिर है 3.71 और उसके बाद है 9.28। ओके, अब हमें क्या करना है, ओ माइनस ई करना है, तो सबको माइनस करेंगे, 3 में से 4.28 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -1.28 और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे इस वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद 1.3, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें 1.3 मिलेगा। अगर आपने पहले सॉल्व किया है, मुझसे पहले इसको सॉल्व कर लिया है, तो आपके पास भी यही आंसर आए होंगे। और अगेन -1.28। ओके, अब जब हम इनके इन ओ माइनस ई इन वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, अगेन आप कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, खुद से नहीं करना है आपको, लिख कर मत कीजिएगा, कैलकुलेटर से कीजिएगा। तो 1.28 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमें मिलेगा यहाँ पे 1.638, 1.638। उसके बाद 1.690, 1.664 और लास्ट में मिलेगा 1.638। अभी एक थोड़ा सा काम और बचा है, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर आ गया है, इसको हमें ई से डिवाइड करना है, यानी इसको इस नंबर से 1.690 को 10.70 से और इन सबको यहाँ पे हम करते जाएंगे तो 0.0 समथिंग में वैल्यूज आती जाएंगी। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब चारों वैल्यूज को लिखने के बाद हम इसका टोटल करेंगे, तो हम चाहें तो यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना वो है ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का सम। इन ये जो हमारे पास चार वैल्यूज आई हैं, इन चारों का सम, तो सम ही तो हमने निकाला है और सम हमने कैलकुलेट किया है 1.163। तो एक तरीके से हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू आई है वो 1.163 आई है। यस, 1.163 ये हमारे पास आंसर हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने काई स्क्वायर तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें पता है अभी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी बाकी रह गई है, जिसे नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन थी, अगर हमें यहाँ गिवन नहीं होती तो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करनी होती है। वो तभी होता है जब हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं, जब हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वैसे यहाँ तो 1 गिवन है और आप देखेंगे कि कैसे निकल रही है। आपने देखा यहाँ पे रोज कितनी थी और कॉलम कितने थे, दो रोज हैं, 2 कॉलम है, तो यहाँ पे होता है रो -1 इंटू कॉलम -1, जो कि हमारे पास 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1 हो जाता है, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 आ रही है। इसीलिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 दिया हुआ था। ये निकाल के इसलिए दिया हुआ था क्योंकि वो आपको टेबल नहीं दे रहे हैं, तो सब कुछ आधा काम आपको करके दे रहे हैं यहाँ पे। अब हमें एक चीज नोटिस करनी है, ये हमारी टैबुलेटेड वैल्यू है, हमें टेबल से मिली है ना, क्रिटिकल वैल्यू 3.841 और एक हमारे पास है कैलकुलेटेड वैल्यू, दोनों को ध्यान रखेंगे। पहले लिख लेते हैं, आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, विच इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कौन सा स्टेप होगा ये, स्टेप 3 के बाद ये स्टेप 4 था, कैलकुलेशन फॉर काई स्क्वायर लिखना भूल गई थी मैं, आप लोग लिख लीजिए अब, कैलकुलेशन फॉर। वैसे भी आज जो मेरा फोकस है ना वो इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे ज्यादा है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में अगर हमने समझ लिया कि ऊपर और नीचे हमको किस तरह से करना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू में और एंड में, तो उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो एक तरीके से 2 चीजें यहाँ पे हो रही हैं, जो आपने फर्स्ट वीडियो में समझा उसको आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है, और साथ साथ काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो रहा है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं स्टेप 5 की तरफ, विच इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, तो लिख ही लूं मैं वरना कुछ गलत कर दूंगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अक्सर मैं बोलती भी रहती हूँ, लिखती भी हूँ, तो स्पेलिंग एरर मुझसे हो जाती है, विच इज वेरी कॉमन फॉर मी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे काई स्क्वायर की जो 2 वैल्यूज आई हैं, एक है टैबुलेटेड वैल्यू जो टेबल से मिली है,
एक काई स्क्वायर की वैल्यू है जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। पहले दोनों को लिख लेते हैं। टैबुलेटेड कितनी थी, कुछ 3 पॉइंट समथिंग थी, 3.841, 3.841, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो यहीं पर है 1.163, 1.163। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी है। ओके, यानी काई स्क्वायर टैबुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। बड़ी है, 3.8 जो है वो 1.1 से बड़ा है। तो टैबुलेटेड वैल्यू जब कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी होती है, किसी भी न्यूमेरिकल में आप जब करेंगे, अगर टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी है तो हम ये कहते हैं नल हाइपोथेसिस, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज एक्सेप्टेड। दैट मीन्स कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी, द प्रेफरेंस फॉर अ मेथड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट, यानी ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट था वो ट्रू हो गया है। तो अब हम इसी को लास्ट में लिख देंगे बैठा के, क्योंकि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। देयरफॉर प्रेफरेंस क्या था, आपको याद ही होगा, प्रेफरेंस फॉर अ मेथड, तो प्रेफरेंस फॉर अ मेथड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट, is not dependent on the subject। अब आप एक बात समझ लीजिए, ये जो मेथड है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये हमें फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, अनोवा हो, टी टेस्ट हो, किसी भी क्वेश्चन में जब हमें हाइपोथेसिस फॉर्म करनी होगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होगा, यानी मिडिल वाला पार्ट तो कैलकुलेशंस का रहेगा, जो जिसका जैसा मेथड होगा वैसा मेथड अप्लाई हो जाएगा, और शुरुआत में और एंड में हमको हाइपोथेसिस फॉर्म करनी है और टेस्ट करनी है, जिसके लिए हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा। अगर ये इसका रिवर्स होता, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती, तो हम कह देते कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। भाई जो एक्सेप्ट नहीं हुई है तो यानी दूसरी एक्सेप्ट होगी, उस केस में हम हमारा स्टेटमेंट नीचे वाला आ जाता जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला जो लिखा था ये हमारा ट्रू हो जाता। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। अब जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में दूंगी, या तो एंड में ऐड करूंगी अभी देखने के बाद, या फिर आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो उसको सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा, और उस क्वेश्चन के साथ में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कहीं पे भी कुछ रह गया जो आप नहीं समझ पाए तो मेंशन कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।